दोस्तों, आज जो कहानी दुनिया के सामने आई है वो कोई साधारण खबर नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है और ना ही कोई रूटीन एग्रीमेंट है। यह कहानी उस पल की है जब मिडिल ईस्ट की पूरी सुरक्षा व्यवस्था एक झटके में ढह गई। यह कहानी उस क्षण की है जब पाकिस्तान की दशकों पुरानी सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा झूठ एक ही झटके में बेनकाब हो गया। यह कहानी है उस 3 घंटे की जिसने यह साफ कर दिया कि अब अरब दुनिया की सुरक्षा फौजों से नहीं, भरोसे से तय होगी। और भरोसा अब भारत पर किया गया है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, जिन्हें पूरी दुनिया एमबीजेड के नाम से जानती है, उनका विमान दिल्ली के रनवे पर उतरता है। कोई लाल कालीन नहीं, कोई दिखावटी स्वागत नहीं, कोई कैमरों की भीड़ नहीं, लेकिन इसी खामोशी में इतिहास लिखा जा रहा था, क्योंकि यह कोई औपचारिक दौरा नहीं था। यह एक इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, एक ऐसा फैसला जो महीनों की बातचीत के बाद नहीं बल्कि हालात की सच्चाई देखकर लिया गया था। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे बंद कमरे में पीएम मोदी और एमबीजेड आमने सामने बैठे। बाहर दुनिया को कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर मिडिल ईस्ट का भविष्य लिखा जा रहा था। जब यह मीटिंग खत्म होती है और एमबीजेड वापस अपने देश लौटते हैं तो उनके साथ कोई फाइल नहीं होती, कोई भाषण नहीं होता, लेकिन उनके साथ एक ऐसा समझौता होता है जिसने रावलपिंडी के जीएचक्यू में मातम का माहौल बना दिया। अब तक पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का ठेकेदार समझता था। उसका पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका था कि जब भी अरब देशों को खतरा होगा, पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा, अपनी वर्दी भेजेगा, जरूरत पड़ी तो अपने परमाणु कार्ड की धमकी भी देगा। यही उसका घमंड था, यही उसका आखिरी हथियार था। लेकिन 2026 का भारत उस हथियार को बिना छुए, बिना बोले बेकार कर चुका है। खबर आई कि भारत और यूएई के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण सिविल न्यूक्लियर डील नहीं है, यह कोई बिजली बनाने का ठेका नहीं है। यह वो समझौता है जिसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ न्यूक्लियर अम्ब्रेला की शुरुआत कह रहे हैं। और यही शब्द पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। यूएई का बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट, अरब दुनिया का पहला और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र। अब तक इस प्लांट पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया का असर था, लेकिन यूएई ने अचानक दिशा बदली, अचानक भारत को चुना, एनपीसीआईएल को, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। यह किसी देश की नस होती है, उसकी लाइफलाइन। और जब कोई देश अपनी नस किसी दूसरे देश के हाथ में देता है तो वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो भरोसा करता है। और भरोसा हथियारों से ज्यादा ताकतवर होता है। अब इसका मतलब समझिए, भारत अब सिर्फ तकनीक नहीं देगा, भारत अब उस प्लांट की ऑपरेशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, साइबर कंट्रोल, टेक्निकल मेंटेनेंस और इंसानी कैपेबिलिटी में सीधा शामिल होगा। यानी अगर कल को उस प्लांट की तरफ कोई आंख भी उठी तो वह आंख भारत की तरफ उठी मानी जाएगी। यही है असली न्यूक्लियर अम्ब्रेला। कोई लिखित गारंटी नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, लेकिन दुश्मन के दिमाग में बैठ जाने वाला डर। यही वो चीज है जो पाकिस्तान कभी नहीं समझ पाया। पाकिस्तान ने हमेशा बम को ताकत समझा, भारत ने दिमाग को। और आज यूएई ने फैसला सुना दिया कि उसे बम नहीं चाहिए, उसे दिमाग चाहिए, उसे धमकी नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। अब जरा पाकिस्तान की हालत पर नजर डालिए। पिछले कुछ महीनों से इस्लामाबाद में जश्न का माहौल था। वजह थी सऊदी अरब के साथ उनकी कथित म्यूचुअल डिफेंस डील। पाकिस्तान को लगा कि उसने फिर से मुस्लिम दुनिया में अपनी धाक जमा ली है। फौज किराए पर देने का मॉडल फिर से चल पड़ेगा, डॉलर आएंगे, अंतरराष्ट्रीय इज्जत लौटेगी। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि दुनिया अब 1990 के दशक में नहीं है। आज कोई भी देश अपनी सुरक्षा किसी ऐसे मुल्क के भरोसे नहीं छोड़ता जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था कर्ज पर जिंदा हो, जिसकी सरकारें हर साल बदलती हों, जिसकी फौज अपने ही देश में राजनीतिक खिलाड़ी बनी हो। यूएई ने बहुत ठंडे दिमाग से हिसाब लगाया। पाकिस्तान एक अस्थिर देश है, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास भविष्य की कोई ठोस योजना नहीं है, उसके पास सिर्फ एक चीज है, शोर। और शोर से अब कोई सुरक्षा नहीं खरीदता। इसके उलट भारत है, एक स्थिर सरकार, बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दशकों का अनुभव, बिना किसी बड़े हादसे के रिएक्टर्स चलाने का रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी एजेंडा के दोस्ती। यूएई ने देखा कि अमेरिका दोस्ती के साथ शर्तें लाता है, चीन दोस्ती के साथ जाल लाता है और भारत दोस्ती के साथ बराबरी लाता है। यही वजह है कि यूएई ने अपने सबसे कीमती एसेट की चाबी भारत को सौंप दी। और यहीं से मिडिल ईस्ट का पूरा गेम बदल जाता है, क्योंकि यह डील सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं रहने वाली। सऊदी अरब देख रहा है, कतर देख रहा है, ओमान देख रहा है, सब देख रहे हैं कि यूएई ने किसे चुना और क्यों चुना।
अगर आपको लग रहा है कि यह खबर छोटी है तो आप गलती कर रहे हैं। ये वो मोमेंट है जहां भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी धमकी दिए अरब दुनिया के दिल में जगह बना ली है। और अगर आप इस बदलते भारत की कहानी को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सिर्फ यूएई और पाकिस्तान की बात नहीं रह जाती, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया, पूरी पश्चिमी रणनीति और चीन की अरब सागर वाली चाल एक साथ बेनकाब होने लगती है। क्योंकि भारत यूएई न्यूक्लियर समझौता सिर्फ एक डील नहीं है, यह एक संकेत है कि अरब दुनिया ने अपने भविष्य का ड्राइवर बदल दिया है। अब तक अरब देशों की सुरक्षा का पूरा ढांचा 3 चीजों पर टिका था: अमेरिकी हथियार, पाकिस्तानी फौज और तेल का पैसा। यही पुराना फार्मूला था। अमेरिका हथियार देता था, पाकिस्तान सैनिक देता था और अरब देश पैसे देते थे। इस सिस्टम में अरब देश हमेशा निर्भर रहते थे, कभी मालिक नहीं बन पाते थे। लेकिन यूएई ने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने का फैसला कर लिया। यूएई को समझ आ गया था कि अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। वॉशिंगटन की दोस्ती अब ट्विटर स्टेटमेंट और चुनावी मजबूरियों से चलती है। आज साथ है, कल पलट जाएगा। अफगानिस्तान की तस्वीर यूएई के दिमाग में आज भी ताजा है। जिस तरह अमेरिका रातों रात अपना सामान समेटकर भाग गया, उसने अरब शासकों को साफ संदेश दे दिया था कि अमेरिकी सुरक्षा छतरी में छेद है। दूसरी तरफ चीन था, जिसने चुपचाप अरब दुनिया में घुसपैठ शुरू कर दी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, 5 सर्विलांस सिस्टम। लेकिन चीन की दोस्ती का मतलब होता है कर्ज, डेटा और कंट्रोल। यूएई को यह मंजूर नहीं था। वो अपनी संप्रभुता किसी नए मालिक के हाथ में नहीं देना चाहता था। और यहीं पर भारत एक तीसरे रास्ते के रूप में सामने आता है। न उपदेश देने वाला अमेरिका, न जाल बिछाने वाला चीन। भारत ने यूएई को कहा, हम साथ चलेंगे, ऊपर नहीं बैठेंगे, हम पार्टनर बनेंगे, मालिक नहीं। बराक न्यूक्लियर प्लांट की डील इसी सोच का नतीजा है। यह सिर्फ तकनीकी सहयोग नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। भारत अब यूएई के सबसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद है। इसका मतलब है कि भारत की इंटेलिजेंस, भारत की साइबर कैपेबिलिटी, भारत की सिक्योरिटी थिंकिंग अब सीधे यूएई के सिस्टम से जुड़ चुकी है। और यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान पूरी तरह खेल से बाहर हो जाता है। पाकिस्तान का पूरा दावा सिर्फ एक चीज पर था, उसकी फौज। उसने कभी टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं किया, उसने कभी साइंस को प्राथमिकता नहीं दी। उसने सिर्फ हथियारों और डर पर अपना कद खड़ा करने की कोशिश की। और अब वही मॉडल अप्रासंगिक हो चुका है। यूएई ने साफ देख लिया कि पाकिस्तान की फौज भले ही बड़ी हो, लेकिन उसका देश अंदर से खोखला है। जिसकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के सहारे चल रही हो, जिसकी सरकार हर साल बदलती हो, जिसकी सेना राजनीति में उलझी हो, वो किसी और की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को पाकिस्तान पर खुद संकट आ गया तो क्या वो यूएई की मदद करेगा या अपनी गर्दन बचाएगा? यूएई ने इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। इस डील ने पाकिस्तान के उस झूठ को भी खत्म कर दिया जिसे वो सालों से बेचता आया था, इस्लामिक बॉम्ब। यूएई ने बता दिया कि उसे धर्म के नाम पर डर नहीं चाहिए, उसे भविष्य के नाम पर भरोसा चाहिए। अब इस कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, सऊदी अरब। बाहर से भले ही सऊदी और यूएई एक साथ दिखते हों, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच लीडरशिप की होड़ है। कौन मुस्लिम दुनिया का असली नेता बनेगा, कौन भविष्य दिखाएगा? सऊदी अरब अभी भी पुराने मॉडल पर अटका हुआ है, तेल, हथियार, फौज। लेकिन यूएई आगे निकल चुका है। उसने तेल के बाद की दुनिया की तैयारी शुरू कर दी है। क्लीन एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और इस नए रास्ते पर पाकिस्तान कहीं फिट नहीं बैठता, भारत बैठता है। यही वजह है कि सऊदी अरब इस डील को बहुत ध्यान से देख रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि सऊदी भी भारत के साथ अपने रब्बी से रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सऊदी समझ चुका है कि पाकिस्तान अब बोझ बनता जा रहा है, विकल्प नहीं। अब जरा चीन की तरफ देखिए। चीन ने ग्वादर पोर्ट बनाकर सपना देखा था कि वो अरब सागर का राजा बन जाएगा। उसने सोचा था कि पाकिस्तान उसका गेटवे बनेगा और अरब दुनिया तक रास्ता खोलेगा। लेकिन भारत ने बिना शोर मचाए, बिना किसी सैन्य टकराव के सीधे यूएई के दिल में एंट्री मार दी। यह चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यूएई सिर्फ एक देश नहीं है, वो फाइनेंस का हब है, टेक्नोलॉजी का हब है, लॉजिस्टिक्स का हब है और अब न्यूक्लियर फ्यूचर का हब बनने जा रहा है। भारत की मौजूदगी का मतलब है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की स्ट्रेटेजिक ग्रिप मजबूत हो चुकी है। चीन यह समझ चुका है कि अब उसका हर कदम भारत की नजर में होगा। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसे दुनिया खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन हर कोई समझ रहा है, सिक्योरिटी। अप्लास के अब आते हैं इसका पाउट। अब आते हैं, जब कोई देश आपके न्यूक्लियर प्लांट में होता है तो अगला कदम एयर डिफेंस होता है, मिसाइल शील्ड होता है, रडार होता है।
आज नहीं तो कल यूएई के आसमान में भारतीय सिस्टम दिखाई देंगे और यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। यह सब धीरे धीरे बिना ऐलान के, बिना शोर के होगा। यही भारत की खासियत है। भारत धमकी नहीं देता, भारत स्थिति बना देता है। अब इस पूरे खेल में अमेरिका की बेचैनी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि उसका कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। उसने यूएई पर परमाणु समझौतों के नाम पर इतनी शर्तें थोप दी थीं कि यूएई घुटने लगा था। यूरेनियम तक पर कंट्रोल, ऑपरेशन पर कंट्रोल, फैसलों पर कंट्रोल। भारत ने कोई शर्त नहीं रखी। भारत ने कहा हम साथ चलेंगे। और यही लाइन अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि यह मॉडल बाकी देश भी अपनाना चाहेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ एक खबर है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह एक ट्रेंड है। यह शुरुआत है उस युग की जहां भारत सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की भी स्ट्रैटेजिक पावर बनता जा रहा है। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां पर्दे गिरते हैं और असली चेहरे सामने आते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डील, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बातें सिर्फ सतह हैं। असली खेल उसके नीचे चलता है और उस खेल में भारत ने ऐसा जाल बिछाया है कि दुश्मन को पता भी नहीं चला और वह खुद ही फंस गया। सबसे पहले समझिए कि किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती। सुरक्षा तय होती है इस बात से कि संकट के वक्त कौन आपके साथ खड़ा होगा और कौन फोन बंद कर लेगा। यूएई ने पिछले 10 सालों में बहुत ध्यान से दुनिया को देखा है। उसने देखा कि अमेरिका दोस्ती के नाम पर कंट्रोल चाहता है। उसने देखा कि चीन निवेश के नाम पर कब्जा चाहता है। और उसने यह भी देखा कि पाकिस्तान भरोसे के नाम पर सिर्फ शोर बेचता है। यूएई को यह भी समझ आ गया था कि आने वाले समय में खतरे बदलने वाले हैं। अब खतरे सिर्फ टैंक और फौज नहीं होंगे, खतरे होंगे ड्रोन, साइबर अटैक, मिसाइल, प्रॉक्सी वॉर और सबसे बड़ा खतरा होगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। और इस नए युद्ध में फौज नहीं, दिमाग काम आता है। यहीं से भारत की एंट्री गेम चेंजर बन जाती है। भारत ने यूएई को कोई सुरक्षा भाषण नहीं दिया। भारत ने कोई धमकी नहीं दी। भारत ने सिर्फ यह कहा अगर तुम्हारे सबसे संवेदनशील सिस्टम में हम होंगे तो दुश्मन खुद हिसाब लगाएगा। और यही हुआ। बराक न्यूक्लियर प्लांट अब सिर्फ बिजली पैदा करने वाली मशीन नहीं है, वह अब एक स्ट्रैटेजिक ट्रिगर बन चुका है। अगर उस पर हमला होता है तो प्रतिक्रिया सिर्फ यूएई की नहीं होगी, प्रतिक्रिया भारत की होगी। और दुनिया जानती है कि भारत प्रतिक्रिया देने में देर नहीं करता, लेकिन बिना वजह शोर भी नहीं मचाता। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डराती है। पाकिस्तान की पूरी सैन्य सोच इस भ्रम पर टिकी थी कि अरब देश उसे हमेशा जरूरत समझेंगे, कि उसकी फौज, उसकी परमाणु धमकी, उसकी धार्मिक पहचान उसे अपरिहार्य बनाए रखेगी। लेकिन यूएई ने यह भ्रम तोड़ दिया। उसने दिखा दिया कि भविष्य धर्म और डर से नहीं, स्थिरता और क्षमता से चलता है। अब पाकिस्तान के सामने कड़वी सच्चाई खड़ी है। अरब दुनिया में उसकी कीमत गिर चुकी है। उसकी फौज अब एसेट नहीं, रिस्क मानी जा रही है। उसका परमाणु कार्ड अब सिक्योरिटी नहीं, अस्थिरता का प्रतीक बन चुका है। और यही वह पल है जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान होता है, रणनीतिक अप्रासंगिकता। अब कोई भी अरब देश यह नहीं चाहेगा कि उसकी सुरक्षा किसी ऐसे मुल्क के हाथ में हो जिसकी आंतरिक हालत खुद विस्फोटक हो। कोई भी अरब शासक यह जोखिम नहीं लेगा कि कल को पाकिस्तान में हालात बिगड़े और उसकी फौज वापस बुला ली जाए। इसके उलट भारत है। भारत की रणनीति साफ है, भारत की नीति अनुमानित है, भारत की राजनीति स्थिर है। और यही चीज अरब शासकों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। अब इस पूरे खेल में एक और परत है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, एयर डिफेंस और मिसाइल शील्ड। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा सिर्फ दीवारों से नहीं होती, उसकी सुरक्षा होती है आसमान से। और जब किसी देश का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित करना हो तो उसे मल्टी लेयर एयर डिफेंस चाहिए, रडार चाहिए, मिसाइल इंटरसेप्टर चाहिए। आज भले ही आधिकारिक बयान न आए हों, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में यह बात साफ है कि यह डील अकेली नहीं है। इसके साथ आने वाले समय में और भी सिस्टम जुड़ेंगे, और जब वो जुड़ेंगे तो अरब के आसमान में भारत की तकनीक खड़ी होगी। यह वो पल होगा जब मिडिल ईस्ट की सुरक्षा कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। अब अमेरिका की बेचैनी समझिए। अमेरिका दशकों से यही चाहता था कि अरब देश उसकी सुरक्षा छतरी के नीचे रहें, ताकि वह तेल, हथियार और राजनीति तीनों को कंट्रोल कर सके। लेकिन यूएई ने उस छतरी से बाहर कदम रख दिया है, और वह भी किसी दुश्मन के पास नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के पास जिसे दुनिया अब भरोसेमंद मानती है। अमेरिका यह भी समझ रहा है कि अगर यूएई का यह मॉडल सफल हुआ तो बाकी देश भी यही रास्ता अपनाएंगे, और तब अमेरिकी दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। चीन की हालत और भी खराब है। चीन ने सोचा था कि पाकिस्तान उसका ब्रिज बनेगा, ग्वादर उसका हथियार बनेगा। लेकिन भारत ने बिना एक भी जहाज भेजे, बिना एक भी सैनिक उतारे, सीधे यूएई के सिस्टम में एंट्री लेकर चीन के पूरे प्लान को बायपास कर दिया।
अब चीन को यह डर है कि अरब दुनिया में भारत की मौजूदगी का मतलब है कि उसका हर मूव ट्रैक होगा, उसकी हर टेक्नोलॉजी की जांच होगी, उसका हर निवेश शक की नजर से देखा जाएगा। और यही चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पारदर्शिता। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब सुरक्षा आर्किटेक्ट बन चुका है, वह देश जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। यह वही भारत है जिसे कभी कहा जाता था कि वह अलाइनमेंट से डरता है। वही भारत आज मिडिल ईस्ट की सबसे संवेदनशील जगह पर खड़ा है। इसके 2000 बाद पर अलाइनमेंट से डरता था, और यह सब बिना शोर के हुआ, बिना धमकी के हुआ, बिना युद्ध के हुआ। यही असली ताकत होती है। अब अंत में समझ लीजिए कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन सऊदी अरब खुले तौर पर भारत के साथ इसी तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले लेगा, उस दिन पाकिस्तान की बची खुची भूमिका भी खत्म हो जाएगी, और उस दिन मिडिल ईस्ट की सुरक्षा किताब में नया अध्याय लिखा जाएगा, जिसमें फौज नहीं फ्यूचर लिखा होगा। भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ अपने घर की चौकीदारी नहीं करता, अब वह पूरे पड़ोस की संरचना बदलता है। अब यह सिर्फ यूएई या मिडिल ईस्ट तक सीमित रखना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो कुछ अभी दुनिया में चल रहा है वह साफ संकेत दे रहा है कि ताकत का केंद्र खिसक चुका है। यूरोप खुद अपनी सुरक्षा को लेकर बेचैन है, और समुद्रों में जहाजों की आवाजाही पर सवाल खड़े हो चुके हैं। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों की भाषा चल रही है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे झटकों से गुजर रही है जहां पुराने गारंटर खुद गारंटी मांगने की स्थिति में आ चुके हैं। इसी उथल पुथल के बीच भारत एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो न घबराया हुआ है, न हड़बड़ाया हुआ, बल्कि चुपचाप अपनी जगह मजबूत कर रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा की है। तेल की सप्लाई, गैस के रास्ते, समुद्री चोक पॉइंट्स, हर जगह अनिश्चितता है। जिन देशों ने दशकों तक खुद को ऊर्जा का बादशाह समझा था, उन्हें अब एहसास हो रहा है कि केवल संसाधन होना काफी नहीं, उन्हें सुरक्षित रखने वाला भी चाहिए। और यही भारत का रोल सिर्फ ग्राहक का नहीं रह जाता, बल्कि संरक्षक का बन जाता है। भारत अब ऊर्जा की राजनीति में उपभोक्ता नहीं, स्टेबिलाइजर बनकर उभर रहा है। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का युद्ध चल रहा है। डेटा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, ये नए युद्ध क्षेत्र हैं। कई ताकतें इन्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ देश टेक्नोलॉजी के नाम पर निगरानी बेच रहे हैं, कुछ कर्ज के साथ कंट्रोल थमा रहे हैं। भारत यहां एक अलग मॉडल लेकर आया है। भारत टेक्नोलॉजी को दबदबे का नहीं, साझेदारी का औजार बना रहा है। यही वजह है कि जिन देशों को अपने सिस्टम सुरक्षित रखने हैं, वे भारत को भरोसे के साथ देख रहे हैं। आज समुद्रों की हालत देखिए, व्यापार के रास्ते सुरक्षित नहीं रहे, जहाजों के रूट बदल रहे हैं, बीमा महंगा हो चुका है। हर देश यह समझ चुका है कि सिर्फ हथियार रखने से समुद्र सुरक्षित नहीं होते, उन्हें संतुलन चाहिए। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की मौजूदगी अब सिर्फ नौसेना की नहीं, रणनीतिक सोच की है। भारत किसी को घेरने नहीं आया, लेकिन कोई अगर गड़बड़ी करे तो भारत अनदेखा भी नहीं करता। यही बैलेंस दुनिया को चाहिए। अब राजनीति की तरफ देखिए, कई बड़े देश अंदर से बंटे हुए हैं। चुनाव, सत्ता संघर्ष, अंदरूनी दबाव, ऐसे माहौल में वे लंबे समय की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। दोस्ती आज है, कल नहीं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसकी नीति बदलती सरकारों के साथ नहीं बदलती। यही स्थिरता भारत को अलग बनाती है। यही कारण है कि जिन देशों को कल की चिंता है, वे आज भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं। अब मिडिल ईस्ट को फिर से देखिए, वहां की नई पीढ़ी पुराने नारों से आगे निकल चुकी है। उन्हें सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, उन्हें भविष्य चाहिए। रोजगार, टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन, स्मार्ट सिटी, स्पेस और साइंस, इस नए विजन में भारत स्वाभाविक साझेदार बन जाता है, क्योंकि भारत खुद उसी रास्ते पर चल रहा है। भारत ने जो अपने लिए बनाया, वही मॉडल बाहर भी काम आ रहा है। पाकिस्तान जैसी सोच अब इस नई दुनिया में फिट नहीं बैठती। सिर्फ फौज, सिर्फ धमकी, सिर्फ अतीत की कहानियां। आज की दुनिया परिणाम देखती है, स्थिरता देखती है, क्षमता देखती है। और यही वजह है कि भारत को अब सिर्फ सुना नहीं जा रहा, बल्कि चुना जा रहा है। अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया तक छोटे छोटे देश यह समझने लगे हैं कि अगर उन्हें किसी एक खेमे में फंसना ही है, तो वे उस खेमे में क्यों न जाएं जो उन्हें बराबरी देता हो। भारत इसी सोच का प्रतिनिधि बन चुका है। न आदेश, न दबाव, न शर्तों की भरमार, सिर्फ साझेदारी। और यही बात कुछ पुरानी ताकतों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत शोर नहीं मचाता, लेकिन जब असर दिखता है तो बहुत दूर तक जाता है। भारत बयान नहीं देता, लेकिन स्थिति बना देता है।
भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर संतुलन बिगड़ा तो चुप भी नहीं रहता। आज जब दुनिया अस्थिर है तब भारत स्थिर दिख रहा है। आज जब दुनिया बंटी हुई है तब भारत जोड़ने वाला दिख रहा है। आज जब दुनिया डर के फैसले ले रही है तब भारत भरोसे के फैसले ले रहा है। और यही वजह है कि यूएई जैसी डील कोई अपवाद नहीं है, यह एक पैटर्न है, यह संकेत है उस दिशा का जिसमें भारत आगे बढ़ रहा है, धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत गहराई से। यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी। आने वाले समय में और भी जगहों पर आप यही पैटर्न देखेंगे और तब लोग समझेंगे कि भारत अचानक नहीं उभरा, भारत को लंबे समय तक कम आंका गया था। पर निर्भरता उसके लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। उसे हथियार चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी चाहिए, उसे भरोसेमंद फैक्ट्री चाहिए और उसे एक ऐसे देश का साथ चाहिए जो उसके लिए खरा साबित हो सके। जिस तरह से भारत रूस के लिए सबसे ताकतवर देश और सहायकी के रूप में उभरा है, उसके बाद से भारत की छवि दुनिया भर में सबसे ताकतवर देशों में उभर चुकी है। भारत को चाहिए निवेश, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एंट्री। यही वजह है कि रिश्ता मजबूत नहीं है या समझौता बराबरी का बन चुका है। और यहीं से अमेरिका की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत अगर यूरोप का डिफेंस पार्टनर बन जाता है तो अमेरिका की मोनोपोली टूटती है। यही वजह है कि अचानक अमेरिका को भारत की याद आ चुकी है। ट्रेड डील की बातें, दोस्ती के संकेत, सॉफ्ट टोन, लेकिन भारत अब 2010 वाला भारत नहीं रहा। भारत के पास अब तमाम विकल्प हजारों मौजूद हैं। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब समय तय करता है। और इस बीच ग्रीनलैंड का मामला और गर्म होता जा रहा है। डेनमार्क ने वहां अपनी फौज भेजना शुरू कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन के सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन एंडोरेंस नाम भी बता रहा है कि यूरोप अब टिकने की तैयारी कर रहा है, पीछे हटने की नहीं। नाटो के अंदर दरार अब छुपी नहीं रही। यूरोपियन डिफेंस कमिश्नर का बयान आया कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती की तो नाटो कागज का संगठन बन जाएगा। यह सीधा धमकी थी अमेरिका के लिए। पहली बार किसी यूरोपियन नेता ने अमेरिका को खुली वार्निंग दे दी है। और यह वही मोमेंट है जहां दुनिया सच में मल्टीपोलर बनती दिखाई दे रही है। अब एक सुपर पावर नहीं, कई केंद्र, भारत उनमें से एक बन चुका है। भारत इस पूरे खेल में शोर नहीं मचा रहा, बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन हर टेबल पर भारत की उपस्थिति साफ दिख रही है। ट्रेड टेबल पर, डिफेंस टेबल पर, डिप्लोमेसी टेबल पर। और यही सबसे खतरनाक बात यह है कि क्योंकि चुपचाप जो बढ़ता है वही सबसे दूर तक जाता है। अभी यह सिर्फ शुरुआत है। यूरोप भारत की तरफ देख रहा है, अमेरिका भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है, चीन भारत को संतुलन में रखने की रणनीति बना रहा है और रूस भारत के भरोसेमंद दोस्त मान रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब भारत अब विकल्प नहीं, भारत अब दुनिया के देशों की जरूरत बन चुका है। और कहानी अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है। कहानी अब और भी ज्यादा यहां से दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। अब तक जो ट्रंप भारत को लेकर के लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहे थे, जो ट्रंप भारत के खिलाफ पाक जैसे भारत के पड़ोसी का साथ दे रहे थे, अब वही ट्रंप पाक को भारत की तरफ ना देखने की सलाह दे रहे हैं। भारत को लेकर के अमेरिका अब खींचातानी की स्थिति में पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब अगर खींचातानी की स्थिति आती है तो अब स्थितियां पलट दी जाएंगी। यानी कि एक तरफ तो सीधे तौर पर अमेरिका भारत के साथ व्यापार के मंच पर उतर बैठा है, तो अब अमेरिका समझ चुका है कि अब भारत को अपने पक्ष में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर भारत ने पल्ला पलटा और 27 जनवरी को होने वाली पूरी डील कंप्लीट हुई तो भारत अमेरिका के हाथों से पूरी तरीके से निकल जाएगा। और भारत का निकल जाना अमेरिका के लिए इतने बिलियन डॉलर का चूना होगा जिसका अंदाजा अमेरिका की इकोनॉमी लगा भी नहीं सकती है। अब सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का इधर नहीं बचा है। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चला सकता है। असल में ग्रीनलैंड ने वह लाइन क्रॉस कर दी है जिसके बाद भरोसा वापस नहीं आता है। यूरोप अब यह मान चुका है कि अमेरिका स्थायी सुरक्षा गारंटर तो कभी बन ही नहीं सकता है। और यही वह मानसिक बदलाव की स्थिति है जो किसी भी मिसाइल या टैंक से ज्यादा खतरनाक होती है। अमेरिका की पूरी रणनीति दशकों से एक ही थी, सुरक्षा दो, बदले में दबदबा लो। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने जमीन के बदले सुरक्षा की बात कही, यूरोप को साफ संदेश मिल गया, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और। यही डर यूरोप को भारत के करीब धकेल रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो ना तो सिर्फ धमकी देता है, ना ही धमकी में किसी को झुकता है। भारत किसी को सुरक्षा के बदले जमीन नहीं मांगता, भारत किसी को अल्टीमेटम नहीं देता। और भारत, यह वही वजह है कि भारत की वैल्यू सबसे पूरी दुनिया के सामने साफ दिख चुकी है। यूरोप यह भी देख रहा है कि भारत ने कैसे बिना शोर मचाए अपनी पोजीशन मजबूत की, कैसे एक तरफ अमेरिका से रिश्ते रखे, दूसरी तरफ रूस से संतुलन और तीसरी तरफ यूरोप के साथ सम्मान की साझेदारी पर भी अब उतर चुका है।
यही वह कूटनीति है जो किताबों में नहीं सिखाई जाती या जमीनी स्तर पर सीखी जाती है, और अब इसके नतीजे साफ दिखने लगे हैं। डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हर जगह यूरोप अब भारत को सिर्फ मार्केट नहीं मान रहा है, यूरोप भारत के साथ स्ट्रेटेजिक बैकबोन मानने चुका है, और जिसके भरोसा अब लंबे समय तक किया जा रहा है। यही से अमेरिका की परेशानी और भी ज्यादा अमेरिका की बढ़ चुकी है, क्योंकि अब भारत अपनी पकड़ किसी भी कीमत पर ढीली करने के प्लान में नहीं है। तो 27 जनवरी की डील अमेरिका के लिए और बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। क्या लगता है, भारत को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर